Good morning, all of you. So today we discuss the part of the Gandhian era which was started from 1919 to 1928. As I told you earlier, we already discussed the Gandhian era part first, which was started from 1893 to 1919. In that we have studied lots of revolutionary movement like 1917 Champaran movement, 1918 अहमदाबाद मूवमेंट और 1918 खेड़ा मूवमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये हल्का हल्का मैंने थोड़ा ओवरव्यू इनका बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या था, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से हम अपने आगे वाले लेक्चर में पहुँच जाए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ होता है पोरबंदर गुजरात में काठियावाड़ गांव में. और सडनली जैसे वो बड़े होते तो 13 साल 6 महीने की उम्र में उनकी शादी हो जाती है. और शादी होने के बाद उनका इंग्लैंड की तरफ जाते हैं. वो इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करती है. और फिर आपका जो वो आते हैं 1893 में उनका एक फ्रेंड होते हैं दादू अब्दुल्ला, जो उनको अपने केस के बारे में वहाँ उनसे लड़ने ले जाते हैं. और सडनली जब 1901 में वो आते हैं गांधी जी अपने भारत वापस, तो याद रखना जो 1901 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. गांधी जी पार्टिसिपेटेड, ठीक है. और लेकिन इसके चेयरमैन नहीं थे. चेयरमैन कौन थे आपका? दिनशा वाचा जी थे. दिनशा वाचा इसके चेयरमैन थे 1901 में. गांधी जी ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था. एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी कौन से आईएनसी सेशन में चेयरमैन किए थे, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इनमें चेयरमैन थे आपके गांधी जी. सो फिर उसके बाद जल्दी क्विक रिवीजन करते ताकि आज के उसमें ज़्यादा टाइम आपके कंज्यूम ना हो. तो फिर उसके बाद 1901 में आते हैं तो दिनशा वाचा उसका चेयरमैन होते हैं और बिकेम अ पार्ट ऑफ मेंबर 1901 गांधी जी. फिर उसके बाद 1915 में जब वो भारत आते हैं, मतलब 9 जैन 1915, उस दिन हम अपने मतलब भारतीय प्रवासी दिवस उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है. और 1915 में आने के बाद सडनली उनके 3 मूवमेंट चलते हैं. 1917 में चंपारण, सेकंड में 1918 में अहमदाबाद और थर्ड में 1918 में खेड़ा. तो उसमें क्या क्या था मैंने आपको थोड़ा मोटा बता देता हूँ. उसमें था कि चंपारण मूवमेंट ये था कि क्या बोलते हैं, सपोज़ आपको एक लैंड थी, लैंड में आपको इतनी सी लैंड में आपको क्या बोलते हैं इतने पार्ट में 3 इंडिगो की प्लांटेशन करनी थी. लेकिन इंडिगो के प्लांटेशन से कुछ फ़ायदा नहीं था, ऊपर से इसकी फर्टिलिटी भी बर्बाद हो रही थी और फसल को भी बहुत नुकसान हो रहा था. तो गांधी जी आते वहाँ पार्टिसिपेट करते और क्या नाम है वहाँ उनको बुलाया जाता है राम कुमार वर्मा के द्वारा, और वो इस प्रॉब्लम को हल करते. तो गांधी जी बोलते हैं कि इंडिगो की प्लांटेशन मतलब यहाँ मत कराइए, यहाँ बेकार है और यहाँ से फर्टिलिटी भी उसकी ख़राब हो रही है और उसका फसल भी इसमें बर्बाद हो रही है जो आसपास की फसलें थी. तो ब्रिटिशर वहाँ गेम खेलते हैं क्योंकि उस टाइम जर्मनी ने अच्छी इंडिगो बना ली थी जिसका जो क्या बोलते हैं कपड़ों में जिसका रंग था वो भी फेड नहीं होता था. तो इस तरह क्या बोलते हैं गांधी जी आते हैं और एक ही मतलब इस मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है. उसके बाद क्या होता है वहीं उस टाइम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम जो वहाँ पे थे रविंद्रनाथ टैगोर वहीं खड़े थे. उन्होंने कहा कि ज़रूर ये कोई महात्मा है, ठीक है. तो वहीं उन्होंने कहा था कि ज़रूर ये कोई महात्मा है. तो वहाँ से गांधी जी का महात्मा कहना स्टार्ट कर देंगे हम चंपारण मूवमेंट से. फिर उसके बाद वो गांधी जी कहते हैं बस करो गुरुदेव. तो वहाँ से हो जाएगा क्या बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि. इस टाइम ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी उपाधि. मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन से मूवमेंट में मिली थी, तो आपका चंपारण मूवमेंट था. और फिर उसके बाद जो रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि देते हैं कौन? महात्मा गांधी. फिर उसके बाद 1980 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और मिल स्ट्राइक थी ओनर के बीच और मालिकों के बीच. नागपुर में महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं प्लेग फैल गया था. प्लेग फैलने की वजह से क्या बोलते हैं जो वहाँ के मजदूर थे उनको 50% बोनस दिया गया, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है और सडनली क्या होता है कि जो 50% बोनस था उसको बात खारिज कर दी जाती है. जब उनको गुस्सा आता है मिल स्ट्राइक वो वहाँ के मिल के मजदूरों को, तो गांधी जी को बुलाया जाता है. गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हंगर स्ट्राइक का यूज़ करते हैं गांधी जी इसी में करते और किसी तरह बातचीत करके वो जो बोनस था उसको 35% पे कर देते. तो इस तरह क्या होता है ये मिल स्ट्राइक भी सक्सेसफुल होते हैं. 1918 में खेड़ा मूवमेंट ये था गुजरात में कि सपोज कि वहाँ पे उस टाइम के राजस्व प्रणाली ये कहती थी कि जिसका 1/4 लैंड पे जिसका अच्छी फसल हुई है तो वो टैक्स दे सकता है. लेकिन उस टाइम क्या होता अकाल और सूखा पड़ा था और उसके कारण क्या हुआ था कि जो लैंड थी बहुत ही मतलब बेकार थी और कोई मतलब कल्टिवेशन नहीं हुई थी उस टाइम. तो फिर भी ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं ब्रिटिशर क्या टैक्स ले रहे हैं,
ठीक है। तो उस टाइम गांधी जी को बुलाया जाता है और गांधी जी क्या करते हैं, उस मूवमेंट को सक्सेसफुल करते हैं। वो कहते हैं जितने जितने लोगों की मतलब फसल अच्छी हुई है उनसे आप टैक्स लो, जिनको नहीं हुई है उनसे मत लो, ठीक है। तो इस तरह ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो 1918 फिर उसके बाद रोवल्ट एक्ट होता है, फिर जलियांवाला बाग कांड होता है, फिर आपको खिलाफत आंदोलन, वो मैंने सबको डिस्कस कर लिया। आज हम आगे चलें खिलाफत आंदोलन से आगे, जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, एनसीएम। तो जो जो हमारे टॉपिक है आज के वो मैं बता देता हूँ आपको, हमने पढ़ने क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखना है एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एनसीएम जो स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920, फिर उसके बाद आती 19 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, फिर 1923 में स्वराज पार्टी, ठीक है। 1924 HRA, 1927 साइमन कमीशन और 1928 HSRA। तो ये हमारे आज टॉपिक होंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके चलूँ तो एनसीएम को, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें क्या था कि हाँ, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है जब आपकी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक की डेथ हो जाती है। उस टाइम ये मूवमेंट स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920। तो उसमें बेसिकली था क्या, इसमें देखो ब्रिटिशरों को बाइकआउट करना, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट यू एनी मोर, मतलब हम ब्रिटिशरों का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये करते क्या क्या है, गांधी जी बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको करना क्या क्या है, मतलब स्कूल छोड़ दो, अंग्रेजी स्कूल छोड़ दो, इंग्लिश स्कूल को ड्रॉप कर दो, विधान परिषद को ड्रॉप कर दो, और उसके बाद आपका विदेशी कपड़ों को जलाओ, ठीक है। और जितनी भी मतलब अंग्रेज़ों की चीज़ें वो बाइकआउट करो, सिंपली मीन्स इसमें क्या नॉन कॉपरेशन में जितनी भी अंग्रेज़ों की चीज़ें थी जो थी उसको आप बाइकआउट करो। तो ये चीज़ बाइकआउट करते, अब फिर अपना ही क्या, अगर इन चीज़ों को बाइकआउट करेंगे तो अपना ही क्या। तो इसके बोलते हैं कि अपने मतलब अपना स्कूल खोलो, मतलब भारतीय स्कूल खोलो, ठीक है, भारतीय मतलब काउंसिल्स बनाओ, ये सब इसमें था। तो याद रखना, तो कोई भी क्रांतिकारी एक्टिविटी करने के लिए या फिर कुछ स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वहीं से याद रखना तिलक स्वराज फंड की स्थापना करती है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना, और वहाँ से जमा होते हैं 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ के रुपए के वहाँ से कम खादी और चरखा पूरे मतलब 15 to 20 लाख खादी और चरखा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, इसमें तिलक स्वराज फंड से, ठीक है, 1 करोड़ की ज़्यादा। और हाँ, इसमें ये भी था कि खादी पहनो, मतलब जो ब्रिटिशर थे उनके जो बनाते थे जो भी है, उनको ना पहन के आप खादी का यूज़ करो, ठीक है, खादी पहनो। और तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हुआ था, उसके जो लोग थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपना, किसी ने 10 पैसे दिया, किसी ने 1 रुपये दिया, किसी ने 2 रुपये दिया। तो इस तरह क्या होता है, 1 करोड़ रुपये जमा हो जाता है, और ये इससे हम व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खादी और चरखे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक की जो है डेथ के बाद इसमें स्टार्ट हो जाता है 1920 को। फिर उसके बाद क्या आता है कि 1920 को एक चीज़ और होती है, इसके बाद इनके बीच में है ये 5 फरवरी 1922। गांधी जी का एक कहना था कि क्या बोलते हैं, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैं आपको 1 साल के अंदर आज़ादी दे दूंगा अगर आप नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चलोगे। तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक मतलब बीच में क्या हो जाता है कि आपका जो है एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे होता है, ये गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, इसमें ये था कि सब वहाँ पे कुछ लोग कुछ 1500 के करीब लोग शराब की दुकान में खड़े थे। तो 3 ब्रिटिशर आते हैं पुलिसमैन और वहाँ फायरिंग कर देते हैं, जिससे 3 लोग मर जाते हैं। अब 3 लोग मर गए, ठीक है, 3 लोग मर जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो वो पुलिसमैन होते हैं तो वो उनके पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं और वहाँ के वो जो 22 पुलिसमैन होते हैं उनको बंद करके वहाँ जला देते हैं। तो उससे हड़कंप मच जाता है। तो जब ये बात गांधी जी को पता लगती है, जब ये गांधी को जो पता लगती है वॉयलेंस वाली बात, कौन सी चौरा चौरी कांड वाली, तो वो क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो जब ये बात पता चलती है, कुछ और लीडर्स होते हैं हमारे देश के, जैसे आपका मैं बात करूँ CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर।
तो सब लोग गुस्सा हो जाता है कि गांधी जी को जब कुछ करना नहीं होता है तो ये मूवमेंट स्टार्टिंग क्यों करते हैं, ठीक है, और ये हो जाता है फेल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब ये फेल हो जाता है तो फिर ना जो ये लोग होते हैं, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, N.C. आलगीकर, तो ये बोलते हैं हम अपनी पार्टी बनाएंगे। और वो पार्टी क्या होती है, 1923 की स्वराज पार्टी, 1923 की स्वराज पार्टी की, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि ये लोग MLC के चुनाव लड़ते हैं यूपी में, इलाहाबाद में MLC के चुनाव लड़ते हैं। तो MLC के चुनाव में क्या होता है, इनकी विजय होती है, मतलब 41 सीट से ये जीत जाते हैं, 41 सीट से जीत जाते हैं, ये 41 सीट से जीत जाते हैं, 41 सीट से ये जीत जाते हैं स्वराज पार्टी के, ठीक है। और आते हैं बन के कौन, विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद सडनली क्या होता है कि 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है, और उसी वजह से ये क्या बोलते हैं, ये जो है 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी थी वो भी हो जाती है अबॉलिश, ठीक है, ये भी अबॉलिश हो जाती है, ठीक है। ये दोनों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब 1924 में क्या हुआ था कि HRA की स्थापना होती है। HRA क्या था बेसिकली कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर था कानपुर में। तो कानपुर में क्या था कि इसके फाउंडिंग मेंबर बताता हूँ मैं आपको। इसके फाउंडिंग मेंबर थे आपका चंद्रशेखर आज़ाद, एक मिनट, इसमें फाउंडिंग मेंबर थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, योगेश चंद्र, सचिंद्र नाथ सैन्याल, नितिन दास। तो इसमें क्या 1924 में कि ये जो इसके मेंबर्स होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ सैन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये सब इसके मेंबर होते। तो इनका प्लान क्या होता है, देखो कोई भी क्रांतिकारी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है, मनी होगा या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, तो ये चाहिए होता है उसमें। तो उसमें क्या था कि उन्हें मनी चाहिए होता, तो सडनली उन्हें बात पता चलती है कि काकोरी ट्रेन जो चलेगी आपकी काकोरी से लखनऊ 9 अगस्त 1925 को। तो ये 8 अगस्त को ये काकोरी पहुंच जाते हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक है, 8 अगस्त को पहुंच जाते हैं। और फिर ये काकोरी इंसिडेंट होता है 9 अगस्त 2020 को, जिसमें क्या बोलते हैं, ये भारी मात्रा में वहाँ से जो पैसा होता है, पैसा लूटते हैं उस ट्रेन से, ठीक है, पैसा लूटते हैं, और आपका जो आर्म्स लूटते हैं, ठीक है, पैसा लूटते हैं, खजाना लूटते हैं और आर्म्स लूटते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ना कुछ बंदे फंस जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बच के निकल जाते हैं, ठीक है। और फंसते कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सब फंस जाते हैं और इनको जो है फांसी मिल जाती है, ठीक है, इनको फांसी मिल जाती है। अब ये क्या बोलते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद है, ये बच के कहाँ जाते हैं, ये जब ये HRA ख़त्म हो जाता है जहाँ से ये मतलब, तो ये जाते हैं फिर HSRA के पास, ये जाएंगे आपके HSRA, जहाँ जिनको लीड करता है आपका भगत सिंह, इनको लेट करेंगे। तो ये भगत सिंह के पास जाते हैं कि ऐसा हो गया। तो भगत सिंह बोलते हैं आप टेंशन ना लीजिए, आपने वहाँ 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना की थी, हम यहाँ दिल्ली में फिरोजशाह कोटला, तो याद रखना इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, फिरोजशाह कोटला में, और HRA की स्थापना हुई कानपुर में। तो फिरोजशाह कोटला में HSRA की स्थापना होती है। तो ये था इसमें 1928 में HSRA की स्थापना फिरोजशाह, तो उनकी पूरी बात बताई जाती है कि HRA में ये हुआ है, ठीक है। फिर HSRA की स्थापना कहाँ पे होगी, आपके दिल्ली में, ठीक है। HSRA को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा साइमन कमीशन पर आना पड़ेगा। इसमें क्या था कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, मतलब जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में लंदन से 7 मेंबर आते हैं इंडिया, ताकि वो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब बेहतर कर सके, जो वहाँ की जो गरीब तबका है उसको बेटर कर सके, कहाँ क्या कमी है उसको देख सके। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें बताया गया था कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ एक एक्ट आएगा जिसमें क्या बोलते भारत की प्रॉब्लम को देखा जाएगा। तो 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की कमेटी आती है, कहाँ पे 7 मेंबर्स आते हैं इंडिया में। तो फिर क्या होता है, गांधी जी उनका स्वागत करते हैं। ये 3 फैब 1928 को पहुंचते हैं इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र में।
तो ये गांधी जी को स्वागत करते हैं, वेलकम वेलकम साइमन कमीशन, और आप इतने जने हो, आपको कैसे मतलब पता चलेगा कि कौन कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पे मतलब ब्रिटिशरों ने हालत बद से बदतर कर रखी लोगों की, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो वो बोलते हैं, अंग्रेज़ बोलते हैं कि नहीं, हम खुद अपना सॉल्व कर लेंगे मैटर, और आपको बीच में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है उस टाइम कि गांधी जी गुस्सा आता है, तो गो बैक साइमन कमीशन का जो है नारा दे देते हैं। नारा देने के बाद क्या होता है, जहाँ भी साइमन कमीशन जा रहा होता है, तो जहाँ भी मतलब साइमन कमीशन जा रहा होता है, तो वहाँ सीट्स जो रोड है एम्प्टी कर दी जाती थी, दुकानें शटर लगा दिए जाते थे, ठीक है, लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। तो इस वजह से साइमन कमीशन को भारत से जाना पड़ा। तो ये हर जगह इसका विद्रोह चल रहा था, ठीक है। तो अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट्स अलग अलग थे, अलग अलग जगह से तो जो चेयरमैन थे अलग अलग थे। तो एक जगह थी वहाँ पे जो लाहौर, तो लाहौर में अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे कौन, लाला लाजपत राय। लाहौर में अध्यक्षता कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। तो जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो वहाँ एक अधिकारी था जिसका नाम था जॉन स्कॉट, और इसके नीचे था जेपी सैंडर्स, जो इसका छोटा मतलब ऑफिसर था, जो ठीक है। तो जॉन स्कॉट के कहने पे सॉन्डर्स ने इसको लाठी मार मार के जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दी, मतलब उनकी डेथ कर दी, ठीक है। तो इसी चीज़ को कौन देख रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। इसी चीज़ को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देख रहे थे इस चीज़ को। तो उन्हें ये था कि ये जो है आपका जॉन स्कॉट, जेपी सॉन्डर्स ने इन्हें मारा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के पीछे लग गए हो कि किसी भी तरह इनको मारना ही मारना है। तो अब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, वो इंतजार करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की किस तरह मतलब ये हो, ठीक है। लाहौर में अध्यक्षता कर दे कौन, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के विरोध में। और क्या होता है कि लाला के पे लाठियाँ पड़ती है और उनकी डेथ हो जाती है, लाला लाजपत राय की। और जॉन स्कॉट ने इनको आदेश दिया था कि इनको मारो, ठीक। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये क्या बोलते हैं, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं लाहौर असेंबली के बाहर, जॉन स्कॉट के बाहर निकलने का। तो अब क्या होता है, जब ये इंतज़ार कर रहे थे लाला उसका जॉन स्कॉट का बाहर निकलने का, तो उसके कुछ मेंबर होते हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हुआ, बटुकेश्वर दत्त हो गया। तो वो ना अपनी अपनी जगह पे पोजीशन पे लिए, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, बस इशारा कर देते हैं कि स्कॉट इज़ कमिंग, स्कॉट इज़ कमिंग। और उसी बीच में क्या बोलते हैं, भगत सिंह जो है और राजगुरु है जो इनको है जो फायर कर देते हैं, और ये मर जाते हैं, ठीक है। जब इस बात की पता लगती है, तो उसके बाद यहाँ फंस जाते हैं जतिन दास फंस जाते हैं, जतिन दास फंस जाते हैं। और वो बेचारे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, 64 दिन के बाद उनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है जतिन दास की, ठीक है। फिर जतिन दास के फिर ये दोबारा ये बच के निकल जाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब फेंकते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वहाँ बॉम्ब ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पे मतलब लोग नहीं बैठे होते। तो उनसे पूछा जाता है, जस्टिस हिल्टन जो उस टाइम न्यायाधीश होते हैं, वो पूछते हैं उनसे कि क्या आपने ऐसा क्यों किया। वो यूँ साफ कह देते हैं कि क्या बोलते हैं, जो अंग्रेज़ है उन्हें सुनाई नहीं देता, और उनको शोर के लिए हमने ये बॉम्ब फेंका है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारी डिमांड, हमारी जो बातें हैं उनको नहीं मान रहे हो, ठीक है। और अपना जो है मतलब रूल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसमें बॉम्ब फेंक देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चल रहा होता है, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों पे बात आती है, तो मदन मोहन मालवीय जी इनका केस लड़ने जाते हैं, इनका मतलब बेल करवाने जाते हैं। लेकिन वो किसी रीज़न वो बिल नहीं हो पाती है, और फाइनली क्या बोलते हैं, इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी वही है जिन्होंने क्या बोलते हैं 1916 में BHU की स्थापना की थी। और फाइनली क्या है आपका 23 मार्च 1931 को जो है BRS यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ये जो है फांसी पे चढ़ा देते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया था। और गांधी नगर का फर्स्ट पार्ट हमने 1893 से स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड हुआ था आपका 1919 पे। और आज मैंने 1919 से लेकर आपको 1928 तक दे दिया है। जो इससे हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इसके बाद, बारदोली सत्याग्रह 1928 में ही हुआ था। 1928 बारदोली मूवमेंट। बारदोली मूवमेंट क्या था कि गुजरात में, बारदोली पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में क्या था, वहाँ आदिवासी थी, आदिवासी जनजाति, एस टी मान लीजिए आप, ठीक है, एस टी ट्राइब्स थे। तो वहाँ के लोग क्या थे कि ब्रिटिशरों ने, देखो ब्रिटिश ऐसे थे कि मतलब जैसे हम कहीं से टैक्स वसूल करना है हमें, तो टैक्स वसूल करने के लिए वो ब्रिटिशर खुद तो नहीं जाते होंगे, किसी न किसी को मतलब एज अ एजेंट या जमींदार भेजते होंगे। तो वहाँ पे जमींदार जो थे, जमींदार ये टैक्स का वसूल का काम करते थे और आदिवासियों से। तो जमींदार तो थे वो 30% टैक्स ले रहे थे और इस बात की भनक ब्रिटिशरों को नहीं थी, इस बात की भनक। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं, गांधी जी को बात पता चलती है तो गांधी जी उस टाइम तबीयत खराब होती है गांधी जी की, और वो भेजते किसको, वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को वो भेजते और वो बोलते हैं जाओ देख के आओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद 30% टैक्स जो है जमींदार वसूल रहे होते हैं। और लेकिन जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी भेजते वल्लभ भाई पटेल को और तब ये मैटर भी सॉल्व हो जाता है। तो जब ब्रिटिशरों को बात पता लगती है कि ये यहाँ से 30% वसूला जा रहा है, तो उसके बाद ये इसको अबॉलिश करके यहाँ पे रखते सिर्फ 6.23%, ठीक है। इससे बहुत खुश हो जाते हैं लोग। अब लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो वहाँ के लेडीज़ होती है, जो बारदोली की महिला होती है, बोलती है कि गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ कहिए। तो वहाँ से उस दिन से इनको उपाधि मिल जाएगी, क्या, सरदार की उपाधि, ठीक है। तो ये था 1928 का मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, जहाँ आदिवासी जनजाति थी और क्या नाम है, आदिवासी जनजाति। तो वहाँ पे क्या बोलते, वो बोलते हैं कि क्या बोलते, आपका जो जमींदार थे वो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे थे 30%, जो बिल्कुल मंजूर नहीं था। और बाद में वल्लभ भाई पटेल आते हैं, 6.23% टैक्स हो जाता है। ब्रिटिशों को भनक नहीं थी कि 30% ले रहे हैं, लेकिन बाद में क्या है 6.23% में ब्रिटिशर बोलते हैं कि इतना टैक्स लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब महिलाएं बोलते हैं गांधी जी कुछ कहिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो आपका सरदार की उपाधि देते हैं उनको इस मूवमेंट के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। और मैं उम्मीद करूँगा इसमें आपको और जो 1928 है उससे आगे जो 1947 तक का जो गांधी एरा का लास्ट पार्ट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और कि एक्चुअली मैं कल मूवी देख रहा था भगत सिंह लेजेंड ऑफ द भगत सिंह 2002 वाली। तो उसमें काफ़ी अच्छे मतलब उसमें कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो आपका राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। वहाँ से भी मैं इंस्पायर हुआ हूँ, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे आपका सपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी होगी, 1924 में HRA होगी, फिर 1928 में HSRA और साइमन कमीशन, वो सब इसमें इंक्लूड है। तो आई होप ऐसी मूवीज़ देखा करिए जो रिलेटेड होती हैं इंडियन नेशनल हिस्ट्री से, जो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए हैं, तो बहुत अच्छी आपको ऐसे मूवी देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू, आज बस इतना ही था, बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।